सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वाली क्लास में हमने देखा कि कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, कैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हुई, जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल को कैसे प्रेजेंट किया, रदरफोर्ड ने क्या कहा था एटम के बारे में, उन दोनों ही मॉडल्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, वो हम पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रदरफोर्ड के जो रिजल्ट थे, जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल के बारे में प्रेजेंट किया था, उनके जो रिजल्ट थे, उन रिजल्ट्स को कैसे नील्स बोहर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने उन रिजल्ट्स को यूटिलाइज किया और अपना एक नया मॉडल बनाया जिसका नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर। तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस। तो स्टार्ट करते हैं विद बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से पढ़े थे, विच वॉज गिवन बाय जे थॉमसन। जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, एक उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। उनका एटॉमिक मॉडल कुछ इस टाइप का दिखता था, ठीक है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, उन्होंने मॉडल दिया था। उनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि यहां पर सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट होता है, और इसके अराउंड इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट वाली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि रदरफोर्ड ने जो ये मॉडल दिया था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। और वो ड्रॉबैक्स क्या थे? सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करते रहेंगे तो अ बॉडी व्हेन मूविंग तो अंडर एक्सेलरेशन होती है ना। और अगर हम इस मॉडल पर मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो देखो, स्टार्टिंग से अगर मैं आपको समझाती हूं तो रदरफोर्ड, ये वैसे हम वीडियो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें समझ चुके हैं, पर स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर रहा है, अंडर एक्सेलरेशन है। और अगर आप मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस थ्योरी को इस पर अप्लाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है अंडर एक्सेलरेशन है और एमिट करेगा, वो ईएम रेडिएशन को एमिट करेगा। एमिट करता करता वो इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म के अंदर ऐसे ट्रैवल करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा और ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगी, ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगी। पर हमें पता है कि ऑर्बिट तो श्रिंक नहीं होती है ना। और अगर हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, सपोज हम ऐसे कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हुए तो न्यूक्लियस और इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो ये कैसा बन जाएगा, ये थॉमसन्स मॉडल की तरह बन जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जे थॉमसन्स का जो मॉडल था, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था एटम का, उसको हम समझ चुके थे, उसके ड्रॉबैक्स भी हमने स्टडी कर लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। अब फिर आए साइंटिस्ट नील्स बोहर, इनका जो पूरा नेम है, फुल नेम है, वो है नील्स बोहर। फिर आए साइंटिस्ट नील्स बोहर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया रिजल्ट्स को जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से मिल रहे थे, ठीक है। जो साइंटिस्ट रदरफोर्ड थे, उनका जो वो कह रहे थे ना कि इस तरीके से कुछ ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन्होंने इनके रिजल्ट्स पर काम किया और रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था
उस मॉडल को अच्छे से एनालाइज किया, इस पर काम किया और इस मॉडल के रिजल्ट्स को यूटिलाइज करके अपना मॉडल दिया। दैट इज नोन एज बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, विच इज बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो बोहर्स मॉडल समझते हैं कि इन्होंने, नील्स बोहर साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या कुछ कहा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो रदरफोर्ड ने कहा था, उन्होंने भी यही बात की। दैट इज एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द एटम। इन्होंने भी यही बात की। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी की थी कि हैवी और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द एटम में। ये एटम है, इसके सेंटर में यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें तो कुछ नया नहीं हुआ क्योंकि ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था। ओके, अब इन्होंने एक और चीज ऐड की कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। मतलब कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन सर्कुलर पाथ, और नील्स बोहर ने सर्कुलर पाथ को नाम दिया, दैट इज ऑर्बिट। मतलब अब आप इन सर्कुलर पाथ को क्या कह सकते हो? ऑर्बिट कह सकते हो। और इन्होंने इसका सेकंड नेम भी दिया, दैट इज स्टेशनरी स्टेट, या फिर आप एक और नाम से इसे बुला सकते हो, दैट इज अलाउड स्टेट्स। अब ये नाम क्यों दिया गया अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले नील्स बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर सकते हैं इन सर्कुलर पाथ, और उन सर्कुलर पाथ को उन्होंने कहा ऑर्बिट्स, या फिर स्टेशनरी स्टेट, या फिर अलाउड स्टेट्स। So we can say that electron can move around nucleus in circular path of fixed energy and fixed radius. अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, which is very very important. देखो, नील्स बोहर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, वो उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में जो है मूव करेगा, और जो मूव करते करते उसकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड रेडियस। ठीक है, एनर्जी जो होगी और जो रेडियस होगी ऑर्बिट की वो फिक्स ही रहेगी। इसी वजह से स्टेशनरी नाम दिया गया ऑर्बिट को। मतलब जो ऑर्बिट की रेडियस, आप ऐसे, इसका मतलब ये है कि जैसे रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या था कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट इन एनीवेयर, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। पर नहीं, नील्स बोहर ने ऐसा नहीं कहा था। नील्स बोहर ने ये कहा कि जो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज फिक्स्ड, और जो ऑर्बिट की रेडियस है वो भी फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, नहीं। जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है उसके फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस की, वहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है रिवॉल्व करता हुआ। जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। एनर्जी ऑफ कहां लिखूं, मतलब यहां पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं करेगी। ऐसा किसने कहा था? नील्स बोहर ने कहा था। अब उन्होंने एक और चीज बताई, और वो क्या थी कि ये जो ऑर्बिट्स होती है ना, ये अरेंज्ड होगी कंसेंट्रिकली।
These orbits are arranged concentrically. Concentrically का मतलब आपको पता है? Concentrically का मतलब होता है कि जैसे एक मतलब जो दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनकी जो सेम रेडियस को यूज करते हैं, आप ऐसे कह सकते हो टू और मोर सर्कल शेयरिंग सेम रेडियस को, जो इसकी रेडियस ऐसे कैलकुलेट करोगे, इसकी रेडियस ऐसे, इसकी मतलब सेम रेडियस को शेयर कर रहे हैं ना। तो कंसेंट्रिकली का क्या मतलब होता है? दो या दो से ज्यादा सर्कल जो कि सेम रेडियस को शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड तो क्या चल रहा था? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इस तरीके से मतलब स्पाइरली जो है अरेंज था, पर नहीं, नील्स बोहर ने कहा कि स्पाइरली अरेंज नहीं है, ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती है इस तरीके से। दीज आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली। तो ये था फर्स्ट पॉइंट गिवन बाय बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो फर्स्ट पॉइंट आई गेस आपको क्लियर है अच्छे तरीके से। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था और नील्स बोहर ने जो मॉडल दिया था, जो वो दे रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था ये। इज इट क्लियर? ओके। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो, जो सेकंड पॉइंट है उन्होंने इसमें कहा, वैसे इसको अगर आप बुक में पढ़ोगे तो पोस्टुलेट्स ऐसे भी लिखा होता है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। अब सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे ये मेरे को रब करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट स्टार्टिंग में ही करा रही हूं। सेकंड में उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। सबसे पहले क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? देखो, तो क्वांटाइज्ड वर्ड को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। अगर आप टैक्सी में ट्रैवल करते हो, तो वहां पर दो टाइप के मीटर होते हैं। टैक्सी के अंदर दो टाइप के मीटर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है फेयर मीटर। स्पीडोमीटर का मतलब क्या? जो स्पीड मेजर करता है। और फेयर मीटर का मतलब, फेयर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर? फेयर का मतलब होता है कि जो पैसे होते हैं ना, आप पे करते हो अपनी जर्नी के लिए। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, जब आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते टाइम आप जो पैसे देते हो, ठीक है, मनी पेड फॉर द जर्नी, ठीक है, तो उसको हम फेयर कहते हैं। तो फेयर मीटर क्या होगा? मतलब कि आप यूं कह लो कि मनी मेजर करने के लिए है ये, और ये स्पीड मेजर करने के लिए। तो स्पीडोमीटर और फेयर मीटर में डिफरेंस क्या होता है? जो स्पीडोमीटर होता है वो मूव करता रहता है कंटिन्यूअसली मूव करेगा, ग्रेजुअली मूव करेगा, धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब स्लोली मूव करेगा, जैसे जैसे स्पीड कम ज्यादा ऐसे होती रहेगी। तो स्पीडोमीटर होता है कंटिन्यूअसली और ग्रेजुअली मूव करता है। पर यहीं अगर आप फेयर मीटर की बात करोगे तो फेयर मीटर मूव करता है डिसकंटिन्यूअसली। ये मूव करता है डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअसली क्यों मूव करता है ये? क्योंकि ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि ये स्पेसिफिक वैल्यू ही बता सकता है। क्या ये आपको ऐसे बोलेगा कि 10.5 रुपए या 5.5 रुपए, इस तरीके से क्या आप पे कर सकते हो? नहीं पे कर सकते। क्यों? क्योंकि फेयर मीटर की एक स्पेसिफिक वैल्यूज है, डिजाइंड। ये आप ऐसे लिख सकते हो, ये डिजाइन है, डिजाइन ओनली फॉर सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही ये डिजाइन होता है। जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, ठीक है, 10.5, 5.5, इस तरीके से आपको मतलब आप पैसे पे नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही डिजाइन है। इसका क्या मतलब है कि फेयर मीटर क्या है? क्वांटाइज्ड है।
क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब होता है क्वांटाइजेशन, मतलब कि एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही एक चीज डिजाइन की गई है, या फिर मतलब कंप्लीटली अगर हम बात करें तो क्वांटाइजेशन मींस फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। इसी तरीके से अगर ये तो चलो टैक्सी का केस था, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर सकती है। एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर सकती, जो उसकी एनर्जी की वैल्यू होती है एक डेफिनेट उसकी वैल्यूज होती है, डेफिनेट वैल्यूज होती है एनर्जी की। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यूज है उसकी एनर्जी की, देयरफॉर हम ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की इज क्वांटाइज्ड। समझ में आई बात? इसका मतलब अगर एक ये न्यूक्लियस है, सपोज न्यूक्लियस, मतलब मैंने कहा कि अगर, अच्छे से बनाती हूं, ये न्यूक्लियस है और सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट, मैंने कहा कि यहां पर जब तक इलेक्ट्रॉन है ना तब तक वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज इट्स एनर्जी until and unless it stays in this orbit, जब तक वो इस ऑर्बिट के अंदर है तब तक वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकता। तो आई गेस आपको क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझ में आया है, इन केस ऑफ द टैक्सी ऑल्सो और इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। इसको रब करते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वांटाइजेशन कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, एमवीआर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन सॉरी एंगुलर मोमेंटम का, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस है ये, यहां पर बहुत सारी ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन में 2 पाई, ठीक है। देखो क्या कहा मैंने, यहां पे समझो, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब ये n क्या होगा, यहां पे इंटीजर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या, मल्टीप्लाई ऑफ H अपॉन में 2 पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई में H अपॉन में 2 पाई। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन में 2 पाई, ठीक है। और यहां पर n इंटीजर है, n इंटीजर का मतलब क्या, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी यहां पर वैल्यू हो सकती है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये MVR होगा, m कहां लिखूं, यहां लिखती हूं, यहां पे मतलब n की वैल्यू कुछ भी है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटीजर है। मतलब जो MVR होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, यहां पे n को 1 पुट करो, मतलब H अपॉन में 2 पाई के इक्वल हो सकता है। 2 पुट करना 2H अपॉन में 2 पाई के इक्वल हो सकता है। 3 पुट करना 3H अपॉन में 2 पाई हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन चलता जा सकता है। पर अगर आप बोलो कि n की वैल्यू अगर सपोज आप 1.5 लिखो, 1.5H अपॉन में 2 पाई, तो ये नहीं हो सकता, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्लियर?
क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कोई इंटीजर हो सकती है, 1 पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इंटीजर हो सकती है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर m क्या है? m आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने me से रिप्रेजेंट यहां पे कर दिया। r क्या है? r है यहां पर, r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस है। v क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, ओके। h क्या है? h भी रह गया, h यहां पे है प्लैंक्स कांस्टेंट। h को क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। और n क्या है? कोई भी इंटीजर है। सो इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि नील्स बोहर के अकॉर्डिंग जो ये होता है ना, अब ये इसको रब कर दूं मैं, आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके, अब मैं इसको रब करती हूं। इट मींस नील्स बोहर के अकॉर्डिंग, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ये ऑर्बिट्स हैं, इसके अंदर क्या है? इस ऑर्बिट की n की वैल्यू 1 है, इसकी n की वैल्यू 2, यहां n की वैल्यू 3 एंड अप टू सो ऑन, इसके लिए n की वैल्यू 4 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से है। और जब n की वैल्यू 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? के शेल। n की तो जब n की वैल्यू 1 है तो के शेल, सेकेंड n की वैल्यू 2 है तो l, उसके बाद ये m, उसके बाद ये n एंड अप टू सो ऑन। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि n किसके इक्वल है? शेल नंबर, क्योंकि देखो शेल ही क्या होता है? इट इज ऑर्बिट ओनली। ठीक है, तो शेल नंबर या फिर ऑर्बिट के इक्वल होता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब, मैंने अगर आपको ये कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है के शेल में, मतलब उसके लिए n की वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है l शेल में, मतलब n की वैल्यू 2 है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड वाला पोस्टुलेट। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं आगे। तो अब जो है आपको पता लग गया है कि मॉडल ऑफ द एटम कैसा हो सकता है ना, किस टाइप का हो सकता है। अब आप समझ चुके हो ये बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले तो न्यूक्लियस है, तो यहां पर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है ये ऑर्बिट्स, इनकी वैल्यू n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, इस तरीके से है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। तो ये सब बातें आपको पता लग गई है, which is given by the Niels Bohr model of the atom। तो अब हम जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में ही थोड़ी बातें करने वाले हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस बीच में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डेरिवेशन, कुछ डेरिवेशंस को सॉल्व करते हैं यहां पे। ठीक है, ये जो डेरिवेशंस हम सॉल्व करेंगे ये वैलिड होगी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है? हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है? He पॉजिटिव। He पॉजिटिव का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन। Li2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन। Be3 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड होगी जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, एप्लीकेबल ऑन किस पे एप्लीकेबल नहीं है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। He2 पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, Be3 पॉजिटिव। बताओ किस पे एप्लीकेबल नहीं है? तो जो बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि हाइड्रोजन जैसी होती है, मतलब जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन देख लो किसके पास है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है,
बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। Be3 पॉजिटिव का क्या मतलब है? 3 इलेक्ट्रॉन्स गए, कितने बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और Li2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 3 में से 2 गया, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। He मतलब इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। He2 पॉजिटिव, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, He2 पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर बोहर्स मॉडल इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जो बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम है वो सिर्फ उन्हीं स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल होता है विच आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। इज इट क्लियर? ओके। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो डेरिवेशंस हम अब करने जा रहे हैं, these are applicable only on hydrogen like species। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस क्या होगी ऑर्बिट की, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या है? न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। और इस तरीके से सपोज एक ही बना देती हूं मैं, ऐसे ये ऑर्बिट प्रेजेंट है। और ऑर्बिट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी टेंडेंशियल वेलोसिटी इस तरीके से है, और यहां पर जो है इस डायरेक्शन में इट इज एक्टिंग कूलम फोर्स, कूलम फोर्स इज एक्टिंग। और यहां पर क्या है? वेलोसिटी। अब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, ये तो हमें पता ही है कि न्यूक्लियस किसका कंसिस्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, पर प्रोटॉन्स के ऊपर तो चार्ज होता है ना, प्रोटॉन्स हैव चार्ज। इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और जो ये न्यूक्लियर चार्ज होता है इट इज इक्वल टू Z इनटू में E। ठीक है, ये Z क्या है? Z इज हेयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? Z। तो इसका मतलब यहां मैं न्यूक्लियस को रिमूव करके जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड उसका चार्ज डिनोट कर रही हूं, दैट इज ZE। इज इट क्लियर? ओके। तो न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया। अब हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो जो पोस्टुलेट्स मैंने कहा ना अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, तो एक पोस्टुलेट नील्स बोहर ने यह भी दिया था कि जो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। ये किसने दिया था? नील्स बोहर का एक पोस्टुलेट है। कूलम फोर्स, कूलम फोर्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के टूवर्ड्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, विच इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर कूलम फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कूलम फोर्स का मतलब कूलम फोर्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट कर रहा है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एक पोस्टुलेट है जो कि हमने यही कंसीडर कर लिया है। अब कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2) डिवाइड बाय में R स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर डिवाइड बाय में R। अब हमें क्या करना है? अब देखो सबसे पहले Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, दो बॉडीज पर चार्ज है। अब चार्ज यहां एक तो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस का चार्ज है। Q1 Q2 क्या होते हैं? चार्ज की रिप्रेजेंटेशन Q से होती है, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो, है ना। Q1 Q2 चार्ज है, यहां पर चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के ऊपर। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आएगा। K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय में R। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K इंटू में ZE डिवाइड बाय में, ऐसे लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक ई ये रहा, जेड ई का जेड ई ये रहा, दोनों चार्ज बॉडीज हैं, चार्ज मेंशन करने थे, हमने चार्ज मेंशन कर दिए। अब यहां से सपोज आप वी स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, के, देखो ये सारा यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, के जेड ई स्क्वायर इंटू में आर डिवाइड बाय में आर स्क्वायर डिवाइड बाय में, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, वी स्क्वायर की। ठीक है, ओके, तो इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक पढ़ के ही आए हो अभी अभी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, उसमें आपने क्या पढ़ा, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, ये पढ़ा। यहां से क्या करो, v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, v किसके इक्वल हो जाएगा, देखो एन एच अपॉन में 2 पाई, तो एज इट इज रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में यहां जाकर के डिवाइड में हो जाएंगे। v की वैल्यू आ गई है आपके पास, ये एक काम करो, v की वैल्यू को बस इसमें पुट कर दो, जो भी आंसर आता है वो देखते हैं। v की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर मतलब एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय में आर एम। कैमरे में दिख रहा है ना, यस इट इज विजिबल। अब क्या करो, स्क्वायर यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे बन गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगी वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर दूं, बिकॉज, या फिर यहां पे करती हूँ, यहां पे इस इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय में आर एम। आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो एक आर से एक आर कैंसिल, मतलब यहां पे क्या बच गया, सिंपली आर बच गया। क्या करूं, इस आर को यहां ऊपर ले जाऊं, आर को यहां पे ऊपर ले गए, ये एम डिवाइड में है, यहां मल्टीप्लाई में ले जाऊं, मल्टीप्लाई में ले गए, ये ऊपर क्या है मल्टीप्लाई में, यहां डिवाइड में ले आओ, के जेड ई स्क्वायर, ये क्या आ गई आपके पास, आर की वैल्यू आ गई। अब एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो यहां पे ये बच गया, और क्या कैंसिल हो सकता है, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो इन शॉर्ट आपके पास आर की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। आर किसके इक्वल आया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस यहां से यहां तक गए हैं। अब अगर आप सबकी वैल्यू पुट करते हो, देखो h क्या है, मैंने बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, k कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर जब आप मतलब इन शॉर्ट सारी वैल्यूज को पुट कर लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका जो r की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर डिवाइड बाय में z। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास r की ये वैल्यू आएगी, और इसकी यूनिट क्या होगी, कौन सी वैल्यू में आएगी, ये आंगस्ट्रॉन्ग में आएगी। ठीक है, तो अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करनी हो, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो रेडियस कैलकुलेट इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। और यहां पर k किसके इक्वल होता है, ये जो k है, ये k किसके इक्वल है, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो डेरिवेशन ये है, अगर आप डेरिवेशन को लर्न करना चाहते हो लर्न कर सकते हो, पर जो मेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसपे आपके एम्स पीएमटी नीट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो फॉर्मूला है ये। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये सब चीजें नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर। आई गेस आपने नोट डाउन कर लिए। अब मैं इसको रब कर देती हूं। अब हम इसको रब करते हैं, और जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है ये रहा, उसको यूज करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ट्राई करते हैं। देखो, जो कि आया हुआ था IIT 2004 में,
रेडियस ऑफ विच ऑफ दीज इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले तो आपको रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। रेडियस के सभी फॉर्मूलेज मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछा हुआ हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर के लिए ये, पिकोमीटर के लिए ये, मतलब ये सब इनके यूनिट्स चेंज है बस, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग में ही कैलकुलेट करते हैं। ये रहा फॉर्मूला, दैट इज R इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाय में z आर्मस्ट्रॉन्ग। n की वैल्यू आपको पता है, शेल नंबर की वैल्यू होती है 1 2 3। फर्स्ट ऑर्बिट में निकाल रहे हो, फर्स्ट शेल में निकाल रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का क्या मतलब है, n इज इक्वल्स टू 1। शेल फर्स्ट ऑर्बिट का क्या मतलब है, ऑर्बिट मींस शेल, फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल के लिए n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में z क्या होता है, मैंने आपको बताया था z किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1। मतलब अगर आप हाइड्रोजन के केस की बात करोगे तो आपके पास रेडियस क्या आएगी, ये रेडियस है आपकी हाइड्रोजन एटम की रेडियस। तो अब हमने क्या किया है, रेडियस निकाल ली फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमें यह बताना है कि इन दोनों में से रेडियस ऑफ विच ऑफ दीज इज सेम, मतलब इन दोनों में से किसकी वैल्यू इसके सेम आ सकती है, वही हो जाएगी, उसी एटम की रेडियस सेम हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं मेंशन करना भूल गई, डेट इज n यहां पर 2 है और यहां पर भी n की वैल्यू 2 गिवन है क्वेश्चन में। आपको जब IIT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था तो n की वैल्यू गिवन थी। तो देखते हैं, फॉर्मूला तो यही है, इसके अंदर बस ऐसे चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले करते हैं Be3 पॉजिटिव के लिए, Be3 पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो 0.529, n की वैल्यू 2 गिवन है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, डायरेक्ट लिख दूं 4, ओके, डिवाइड बाय में z। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब आंसर आपको यही मिल चुका है, दैट इज Be3 पॉजिटिव। इन दोनों की रेडियस जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको Li2 पॉजिटिव की बात की जाए तो Li2 पॉजिटिव के लिए देखना, Li2 पॉजिटिव के लिए n की वैल्यू तो 2 ही है, 0.529 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। Z क्या होता है लिथियम के लिए, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, मतलब कि Z की वैल्यू 3। तो यहाँ पे ये तो आएगा ही नहीं, है ना, तो ये तो इन दोनों के इक्वल नहीं आएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ अलग ही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, Be3 पॉजिटिव की रेडियस सेम है एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एम्स 2005 का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस पिकोमीटर में बताना है फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन He पॉजिटिव। रेडियस का हमें पता है फॉर्मूला, पिकोमीटर में ये होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वायर डिवाइड बाय में z। अब आपने किसके लिए बताना है, He पॉजिटिव के लिए बताना है। He पॉजिटिव, सबसे पहले देखो He पॉजिटिव पे बोहर्स मॉडल अप्लाई होता भी है या नहीं। हीलियम का एटॉमिक नंबर दैट इज 2, He पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो यस इसके ऊपर अप्लाई होगा, ओके। तो n जो है आपका, और वैसे भी क्वेश्चन में गिवन ही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है तो आपको चेक करने की भी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब n है, n की वैल्यू आपको कुछ गिवन ही नहीं हुई, कौन सी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जब गिवन ही नहीं है तो n की वैल्यू को क्या पुट करो, 1 पुट करो डायरेक्ट। एटॉमिक नंबर क्या होता है हीलियम का, एटॉमिक नंबर 2 होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 52.9 इंटू में 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, पिकोमीटर में आएगी। इसी वजह से मैंने आपको सबकी यूनिट्स की लिख के दिए रेडियस की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आपको गिवन है, रेडियस किसकी कैलकुलेट करनी है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव। आंगस्ट्रॉम में गिवन है तो आंगस्ट्रॉम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये रहा, रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाय में z इंटू में आंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू क्या है, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो n की वैल्यू क्या है, यहां पर 3 है। He पॉजिटिव, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, बस वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 0.529 इंटू में 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। जो भी आंसर आएगा आपका आंगस्ट्रॉम में वही रेडियस हो जाएगी। इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपके CPMT में आया हुआ था। पता है वो कैसे था, वो ऐसे था कि आपको जो रेडियस थी ना फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसकी वैल्यू गिवन थी A नोट, उसे A नोट से रिप्रेजेंट किया हुआ था। आपको रेडियस निकालनी थी थर्ड ऑर्बिट की ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए ही कैलकुलेट करनी थी। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व होएगा। देखो जो आपको इस क्वेश्चन के लिए वो मिले थे ना ऑप्शंस, वो कुछ इस टाइप के थे, दैट इज 9। मैं आपको 2 ही ऑप्शंस दे देती हूं, इस टाइप से थे। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो A नोट तो कहीं आएगा ही नहीं, है ना। रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Rn इज इक्वल्स टू A नोट इंटू में n स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। इस वजह से यहाँ पे Z मेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 के इक्वल होता है, इस वजह से ये मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए होता है, हाइड्रोजन एटम का एक केस चल रहा है। तो अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, Rn इज इक्वल्स टू A नोट, n की वैल्यू क्या है, थर्ड ऑर्बिट के अंदर है तो 3 का स्क्वायर, दैट इज 9A नोट। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑप्शन था आपका, आंसर था करेक्ट, ऑप्शन क्या था, 9A नोट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, पर हाँ अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता, A नोट में ऑप्शंस अगर आपके पास आ जाते तो आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी था। पर आपको पता होना चाहिए सिर्फ हाइड्रोजन एटम के केस के लिए ही वैलिड है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किए रिलेटेड टू द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस पे किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं आपको हिंट मिल गया। ठीक है, और रेडियस के फॉर्मूलेज आप यहां पर लर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको न्यूक्लियस यहां पर ड्रॉ करते हैं और यहां पर इस तरीके से ऑर्बिट्स को ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक, देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला है, पिकोमीटर में लिखती हूं तो ये, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, Z की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जो रेडियस होगी वो डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेडियस भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जो n की वैल्यू मतलब यहां पे 1 है तो रेडियस इतनी सी है, n की वैल्यू 2 है तो रेडियस इतनी बड़ी होगी, n की वैल्यू 3 है तो रेडियस इतनी बड़ी होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर चला जाता रहेगा जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। n की वैल्यू 4 होगी, रेडियस इतनी बड़ी, इलेक्ट्रॉन यहां पर न्यूक्लियस से इतना दूर होता चला जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने सीखा अबाउट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि कूलम फोर्स, अभी आपने पढ़ा, कूलम फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको बात पता है। ओके, कूलम फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता है, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय में R स्क्वायर। और Q1 Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 को हम लिख सकते हैं ZE इंटू में E, मतलब ये E का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का
आपको फॉर्मूला पता है mv² डिवाइड बाय में r। यहां से क्या करो आप kz, आप r² को है ना यहां मल्टीप्लाई में ले जाओ बस। kze² इज इक्वल्स टू mr² v² डिवाइड बाय में r। एक r से एक r कैंसिल, यहां पर सिंगल r बच जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपके पास यहां पे ऐसे लिख सकती हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और mvr जल्दी से बताओ कहां पढ़ा था? mvr किसके इक्वल होता है? NH अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो mvr को क्या पुट कर सकते हैं? NH अपॉन में 2 पाई पुट कर सकते हैं, और v तो साथ में है ही। तो ये किसके इक्वल चल रहा है? kze²। यहां से v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, kze²। ये डिवाइड में, यहां जाके मल्टीप्लाई में, 2 पाई डिवाइड बाय में, ये मल्टीप्लाई में, यहां जाके डिवाइड में, NH। ये आपके पास आ गई। तो इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करके आपके पास यहां से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो होगी 2.188 इंटू 10⁶ z डिवाइड बाय में n मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये आपको लर्न करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो वेलोसिटी का आप ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, ये कैलकुलेशन तो आपको वैल्यू के उसमें लर्न होनी ही चाहिए। इस वैल्यू से आपको क्या समझ में आता है? इस वैल्यू से आपको ये समझ में आता है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी जब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी जब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। और जब आपकी n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, n का मतलब क्या है? मतलब जैसे न्यूक्लियस है, यहां पर n से रिप्रेजेंट कर दी, n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी, n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगी। n की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे अप टू सोन इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती हुई चली जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है। तो आई गेस आपको इतना क्लियर है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं ये रब करती हूं और इस फॉर्मूले को यहां पर लिख देती हूं। सो नाउ वी कैन रब ऑल दिस। तो ये हमने की सेकेंड डेरिवेशन, जो कि किससे रिलेटेड थी? वेलोसिटी से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं एनर्जीज की। एनर्जी क्या क्या हो सकती है? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। के से रिप्रेजेंट कर दूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 12mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या करो, v की वैल्यू है ना यहाँ पे, v की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू, इसको यहां पुट कर दो। 12m, v की वैल्यू क्या है? 2 पाई kze² डिवाइड बाय में NH। ये वैल्यू आई है। ठीक है, और ये क्या है? v की वैल्यू को पुट किया और इसका पूरे का स्क्वायर किया। तो स्क्वायर ओपन करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 12m 4 पाई² k² z² e⁴ डिवाइड बाय में n² h²। और जब आप सब कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहां पर 2 आ गया इन शॉर्ट। जब आप यहां पे सब कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 13.6 z² डिवाइड बाय में n²। ठीक है, और ये वैल्यू किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां पर हमने जो कैलकुलेट की उसको लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपकी आई है 13.6 z² डिवाइड बाय में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? ओके। इन द सेम मैनर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम मैनर में। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है
K Q1 Q2 डिवाइड बाय में R, K Q1 Q2 डिवाइड बाय में R, ठीक है। अब आपको पता है Q1 Q2 चार्जेस होते हैं, चार्ज ऑन द, मतलब आपको पता है एटम के अंदर किसके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है। प्रोटॉन्स के न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है उसी की वजह से तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है। तो इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन को पुट करना, तो करते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, K ZE इंटू में माइनस E, साइन के साथ पुट करना है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अच्छा अब क्या करूं, अब आपको कुछ नहीं करना, R की वैल्यू पुट करनी है। R की वैल्यू क्या है, ये आपके पास जो हमने यहां पर नहीं लिखी, R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, दैट वॉज n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 पाई स्क्वायर m k z d स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। इसको यहां पर पुट कर दूं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ R की वैल्यू को पुट करो, क्या आएगा आंसर, दैट विल बी इक्वल टू K Z D माइनस E डिवाइड बाय में, यहां लिखो ऐसे, डिवाइड बाय में n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनटू में 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर h स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ k की वैल्यू अगर आप पुट करते हो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से 4 कैंसिल, ओके, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, ओके, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। और इन सब के अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, -13.6 इंटू 2 z स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। डेरिवेशन लर्न करनी है तो करो, नहीं करनी तो आपको ये फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। तो यहां से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस, क्लियर। और अब हम इस पूरी डेरिवेशन को रब कर देते हैं। तो अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आप टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, बाय एडिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आई है, 2 माइनस का साइन, -2 इंटू 13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, और ये किसके अंदर आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट V आई है, दिस इज V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी क्या आई है, किसके इक्वल आई है, 13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर। क्या करो, इसको कॉमन ले लो, 13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, -2 + 1, दैट इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर। तो अगर आपको टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है किसी भी शेल के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, अब सारी डेरिवेशंस कंप्लीट हो गई है। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला। तो अगर आपको एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ जूल पर एटम, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है किलो जूल पर मोल में, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। और ये क्या है,
दो एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस, मतलब ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर सपोज आपसे कोई कहे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी को कैलकुलेट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सपोज आपको करनी है तो ये फॉर्मूला करते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z की वैल्यू क्या है? लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो Z की वैल्यू 3 हो गई। n की वैल्यू क्या है? आपको ऑर्बिट नहीं गिवन है, आपको गिवन है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूं। अब देखो ये न्यूक्लियस है N1 N2 N3, N1 N2 N3। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं? इसको, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 3। n इज इक्वल्स टू 2 क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब आपको पता है, देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर तो मिलेगा नहीं, यहीं पर मिलेगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1 में। अब एक्साइटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा सकता है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा सकता है तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, अप टू सो ऑन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे बन सकती है। मेरा मार्कर ही गिर गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? n इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल्स टू 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कभी आप यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिख के n की वैल्यू 2 लिख देते, नहीं, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आई है? 3, दैट इज 3। बस अब वैल्यू पुट कर दो, दैट इज -13.6। z की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, n की वैल्यू 3 इंटू 3, ये इससे कैंसिल, मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या आई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ट्राई करें हम। बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट किसके इक्वल होता है? तो मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट रखनी, MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। n की वैल्यू क्या गिवन है? कौन सी ऑर्बिट है? फिफ्थ ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू को यहाँ पर 5 पुट कर दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू 5h अपॉन में 2 पाई। क्लियर? ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको बताना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट। मतलब कि दिस इज न्यूक्लियस एंड यहां पर आपका ग्राउंड स्टेट होगी ये, तो यहां से हायर तक, मतलब ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट हायर स्टेट तक कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट हायर स्टेट तक चला जाए, ये बताना आपको। हाइड्रोजन एटम के केस में ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट हायर स्टेट तक इलेक्ट्रॉन चला जाए, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट। क्लियर? ओके, अब देखो, मतलब कि एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दो लेवल्स की बात चल रही है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 लेवल्स की बात चल रही है, इसके बीच में ही हमें पता करना है एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? दैट इज फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? -13.6 Z स्क्वायर
1 में n2 का स्क्वायर माइनस 1 में n1 का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो। हाइड्रोजन एटम है, देयरफॉर एटॉमिक नंबर 1 है, z की वैल्यू 1, तो ये हो गया। अच्छा एन, अब देखो यहां पर क्या था, न्यूक्लियस, यहां पे n इज इक्वल्स टू 1, यहां पर n इज इक्वल्स टू 2। n 1 मतलब ग्राउंड स्टेट से आपको नेक्स्ट हायर स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स ग्राउंड स्टेट, नेक्स्ट हायर स्टेट मतलब n1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n1 की वैल्यू हो गई 1 और n2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2। समझ में आया? ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या है 1, नेक्स्ट हायर स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या है 2। बस इसका आंसर आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे और इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा, -13.6, 1 डिवाइड बाई 4 -1। तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2-3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। तो अब हमने बहुत से क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व, फॉर्मूलेज को अप्लाई करके देख लिया क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कैसे फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ा बैक टू द थ्योरी आते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट जो रह रहा है उसको कवर करते हैं। देखो आपने अभी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कैलकुलेट किया, मतलब इन शॉर्ट एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये लिखा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनर्जी को किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, -13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, जो कि पता नहीं मैं इस वीडियो में कितनी बार ड्रॉ कर चुकी हूँ, और ये क्या है n इज इक्वल्स टू 1, ये क्या है n इज इक्वल्स टू 2, ये क्या है n इज इक्वल्स टू 3, एंड ये क्या है n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 4, एंड अप टू सो ऑन 5, 6, 7 इस तरीके से होता रहेगा। अब अगर सपोज आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ 1 पुट करो, -13.6 Z1 हाइड्रोजन एटम के लिए अगर सपोज हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की अगर सपोज बातें हो रही है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही होता है, इनटू में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय में n क्या है 1 है, 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज, 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि एनर्जी फॉर n इज इक्वल्स टू 1 कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो, -13.6 डिवाइड बाय में 4 के इक्वल आ जाएगा, और -13.6 डिवाइड बाय 4 इक्वल होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। मतलब जब n की वैल्यू 2 है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर आपको यहां पर n की वैल्यू 3 पे निकालना हो, थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालनी हो, तो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -13.6 डिवाइड बाय में 3 3 जा 9 के इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि थर्ड ऑर्बिट के लिए आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या आई, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 4 के लिए निकालनी हो तो इसी तरीके से आप 4 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, -13.6 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 4 जो दैट इज 16, और -13.6 डिवाइड बाय में 16 करोगे तो रुको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताती हूँ, मैं वैल्यू भूल गई क्या वैल्यू आई थी, वैल्यू आई थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इन सब कैलकुलेशन से इस तरीके से आप n इज इक्वल्स टू 5, 6, 7 ऐसे निकाल सकते हो, इसमें कोई एंडिंग तो है ही नहीं। तो इन सब से मतलब कहने का मतलब है, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है, एनर्जी जो है उसकी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, यहां पे -13.6 थी,
यहाँ -3.4 हुई, फिर -1.5, -0.85। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर चला जा रहा है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने शेल्स हो सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू को इंफिनिटी पुट किया जाए, n की वैल्यू इंफिनिटी के अप्रोक्सीमेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो कैलकुलेट करना। तो देखो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होएगा, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हो वैल्यू क्या आती है, 0। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड किया, एनर्जी कितनी आई, टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री हो चुका है। जब आपकी n की वैल्यू इंफिनिटी है तो एनर्जी 0 के इक्वल आई है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल ही फ्री है। ये बात आपकी ये बात आपकी एनसीईआरटी बुक में भी कंप्लीटली मेंशन है कि अगर n की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तो एनर्जी 0 के इक्वल आ जाएगी, आपने देख ही लिया। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा विल बी फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। और उस टाइम पर जो आपका हाइड्रोजन एटम हो चुका होगा वो आयनाइज्ड हो चुका होगा। इसके आयंस मतलब फिर वो H पॉजिटिव कहलाएगा, फिर वो H पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू इंफिनिटी पे एनर्जी 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन तो गया, फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस हो गया, तो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, ये तो चलो बात हो गई एनर्जी लेवल्स की, उनकी एनर्जी की टोटल। अगर हम एक और चीज देखेंगे, अगर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या है कि जैसे जैसे आप z की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप z की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो जो एनर्जी की वैल्यू होगी ना, एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव, बिकम्स मोर नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। इसका मतलब न्यूक्लियस के पास आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? इस चीज से हमें एक और चीज पता चलती है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होती चली जा रही है, और नेगेटिव होती चली जा रही है इसका मतलब न्यूक्लियस के पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन। और हम ये देख ही रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास ये क्या है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल्स टू 1 कॉरेस्पॉन्ड किसको करती है, ग्राउंड स्टेट है इसका मतलब। और यहां पर क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है ये। और यही क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट भी है, मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट भी यही है, n इज इक्वल्स टू 1 वाली। ठीक है, ओके। तो आई गेस आपको इतना क्लियर है। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको जो एनर्जी, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का अगर आप टॉपिक पढ़ोगे वहां से एनसीईआरटी में से, तो आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन होगी वहां पर -RH 1 अपॉन में n स्क्वायर। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब एनसीईआरटी है तो ऑफकोर्स सही तो होगी, पर इस वैल्यू को भी, मतलब एनसीईआरटी ने इस वैल्यू को यूज किया हुआ है। और RH क्या है, ये कैपिटल H है, दिस इज कैपिटल H। और RH क्या होता है, RH इज योर रेडबर्ग्स कांस्टेंट। RH की वैल्यू क्या होती है, कहते क्या है, RH को कहते हैं रेड्सबर्ग कांस्टेंट। और रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18।
2.18 इंटू 10⁻⁻18 और यूनिट क्या है, दैट इज जूल। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको ये वैल्यू गिवन है, तो एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट की, ये क्या है, एनर्जी ऑफ, कैसी राइटिंग हो रही है मेरी, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम बहुत ज़्यादा मैसी सा हो गया, इस वजह से इसको हम रब करते हैं और दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब बस हमारा एक दो पोस्टुलेट्स और हैं जिसे मैं कंप्लीट करवा देती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ किया था, मतलब कि ये है कि ये n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। अब आप इसकी पूरी थ्योरी समझ चुके हो जो मोहर्स मॉडल ऑफ द एटम ने कहा था। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ग्राउंड स्टेट से यहां पर जंप कर सकता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट आपका यही है, ये पोस्टुलेट ही कंसीडर करना, इसे एनसीईआरटी बुक में मेंशन भी है, पोस्टुलेट से चल रहे हैं अब आपके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाता है तो क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, यू हैव टू गिव एनर्जी। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट चल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक जा रहा है, तो उसके बाद ये एनर्जी जो होती है वो एमिट करती है। दिस इज योर नेक्स्ट पोस्टुलेट। जब भी एनर्जी लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाएगा तो देनी पड़ेगी, जब हाई से लो पे जाएगा तो एनर्जी एमिट करता है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वो कोई एनर्जी ना ही गेन कर रहा है ना ही लूज कर रहा है, बस एनर्जी एमिट। और एनर्जी गेन कब होगी, जब वो देखो लो से हाई पे जाएगा तो देनी पड़ेगी एनर्जी, और हाई से लो पे आएगा तो एनर्जी एमिट होगी, बस इतना सा। देखो ये लो है, यहां पर मैं लिख देती हूँ लोअर एनर्जी लेवल, और ये है हायर एनर्जी लेवल, ये है हायर एनर्जी लेवल, ये है लोअर एनर्जी लेवल। तो जब लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, हायर से लोअर पे जाएगा तो एनर्जी एमिट होगी। क्लियर? ओके। अब अगर हम लास्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं, विच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। नंबर नहीं पता मुझे पोस्टुलेट का कौन सा नंबर चल रहा है, ठीक है, पर हाँ हमने सब कुछ थ्योरी पोर्शन ओवरऑल कंप्लीट कर लिया, बस लास्ट ये पोस्टुलेट रहता है। दैट इज, यहां पे लिख देती हूं पोस्टुलेट। दैट इज, ये क्या साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो किसके इक्वल होती है, बोहर्स ने कहा डेल्टा ई डिवाइड बाय में एच के इक्वल होती है। इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। इसको हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी है जब रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर जब रेडिएशन जैसे लो से हाई पे जा रहा है और हाई से लो पे जा रहा है, तो ये क्या है, एनर्जी जब एमिट हो रही है और जब एब्जॉर्ब हो रही है। ये क्या, यहाँ पे हाई से लो पे जाएगा तो एमिट होएगी, और लो से हाई पे जाएगा तो एब्जॉर्ब होगी। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बिटवीन दो एनर्जी स्टेट के बीच में। ठीक है, और ये क्या है, मतलब E2 माइनस में E1, इन दोनों में एनर्जी लेवल में डिफरेंस है ना, ये E1 है ये E2 है, तो E2 माइनस में E1। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो यहां पर हमारे सभी पोस्टुलेट्स पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, हमने सब कुछ समझ लिया है।
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम है, उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताई। और आपको पता है कि बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द स्पीशीज सिमिलर टू हाइड्रोजन। मतलब वो स्पीशीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए ही बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम वैलिड रहता है। अब बस लास्ट ये क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, जो कि 2004 में आया हुआ था, नीट 2004 का क्वेश्चन है ये। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू ट्राई। ठीक है, एक और कर लेंगे चलो इसके बाद। देखो, आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑफ रेडिएशन की एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 1 इन हाइट, मतलब फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक जब ट्रेवल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इज इक्वल्स टू डेल्टा ई डिवाइड बाय में एच। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एच की वैल्यू गिवन ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, डेल्टा ई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई का मतलब डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, यही होता है डेल्टा ई। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पर आपको चाहिए किसमें, जूल्स में चाहिए। तो जो जूल्स में फॉर्मूला होता है, बस 13.6 की जगह आपने ये फॉर्मूला, मतलब ये वैल्यू पुट करनी है, बार बार फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, ये वैल्यू पुट करनी है, दैट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18। देखो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो z की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, यहाँ पे क्या है z स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ z की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ओके, रह गई वैल्यू ये। अब आपको पता है फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक का ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि n2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहले लिखती हूँ, n2 की वैल्यू 4 है और n1 की वैल्यू क्या है, 1 है। n2 की वैल्यू 4 है, n1 की वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं ना, देखो ऐसे था, जैसे ये न्यूक्लियस है 1 2 3 4, ये 4 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 तक आ रहा है, समझ रहे हो ना आप बात को, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, n2 की जगह क्या पुट करो 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, n1 की जगह क्या पुट करो 1, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो रुको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताती हूँ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, ये 12 नहीं, ये 1 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। रुको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.044 इंटू 10⁻⁻18, और वैल्यू क्या आएगी, जूल्स पर एटम, जूल्स के अंदर आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर आपको जूल्स में चाहिए थी, वैसे आपके पास मेंशन ही था क्वेश्चन में कि 2.18 इंटू 10⁻⁻18 वैल्यू आपको लेनी है। बस अब तो आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ से हमने ये रब किया और इस फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाय में एच। क्या वैल्यू आई, 2.044 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय में 626 इंटू 10⁻⁻34, जो भी आंसर आएगा वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर। तो अब हम बस लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करेंगे और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स डन, सारा थ्योरी पोर्शन डन, और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपके कौन से ईयर में आया हुआ था, AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट आपको गिवन है। What will be the energy of photon emitted? एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड क्या होगी जब वो मतलब हायर से ग्राउंड स्टेट तक आ रहा है, आपको ये बताना है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आ रहा है। एनर्जी एमिटेड क्या होती है, देखो एनर्जी एमिटेड, इन दोनों का डिफरेंस ही हो जाएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एनर्जी एमिटेड, यहां आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे 1 2 ऐसे है ना, यहां से यहां तक आ रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एनर्जी एमिटेड हो जाएगी, ठीक है।
एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या गिवन है आपको? एक्साइटेड इसकी एनर्जी गिवन है 0.854। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। क्या होती है? देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी क्या होगी वैसे हाइड्रोजन एटम के लिए? क्या होगी? देखो, वैल्यू पुट करो, -13.6 Z² डिवाइड बाय में n²। n की वैल्यू 1 है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 का स्क्वायर, मतलब एनर्जी कितनी होगी? 13.6 होगी ग्राउंड स्टेट में, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी। एक्साइटेड की पता है, ग्राउंड की आपने कैलकुलेट कर, एक्साइटेड की पता है, इसको थोड़ा सा अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये न्यूक्लियस है। एक्साइटेड की पता है कितनी थी? 0.85। ग्राउंड की कैलकुलेट कर ली 13.6, -13.6 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज कितनी? देखो क्या हो जाएगा, -0.85। माइनस का साइन क्यों लग रहा है? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में आते आते एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना। हाई से लो में जब आता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है? नेगेटिव साइन आता है माइनस में। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है? -13.6। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द एनर्जी एमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से, और किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस तरीके से हमने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आया। देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गिवन है, ग्राउंड की आपने कैलकुलेट की, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट रुकना, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है? देखो, थोड़े 2-3 एनर्जी की ओर बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि N1 क्या हो? 1 हो, मतलब N1 क्या है यहाँ पे? 1 है, और जो N2 हो वो क्या हो? इन्फिनिटी हो, मतलब N2 क्या हो यहाँ पे? इन्फिनिटी हो, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सेपरेशन एनर्जी क्या होती है? सेपरेशन एनर्जी, एक सेपरेशन एनर्जी भी होती है। सेपरेशन एनर्जी का मतलब होता है यहाँ पे N1 की वैल्यू, यहाँ लिखती हूँ, N1 की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन, पर जो N2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। मतलब N1 की वैल्यू जैसे 2 होगी, 3 होगी, पर जो N2 की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी, मतलब 2 से स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। इसको सेपरेशन एनर्जी नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और आपको पता है एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी तो आपको पता है, मतलब n की वैल्यू 1 होगी और उसके बाद 2 भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यहाँ से यहाँ 3 भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, n की वैल्यू 4 भी हो सकती है एंड अप टू सो ऑन। मतलब यहाँ पर एक्साइटेशन में n की वैल्यू, n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू 2, 3 एंड अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है सारा थ्योरी पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन रिलेटेड टू बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम का। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है। सब फॉर्मूले को हमने यूज करना सीखा, क्वेश्चंस ट्राई किए, थ्योरी कंप्लीट की, पोस्टुलेट्स भी कंप्लीट किए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम ने जो एटम का मॉडल दिया था वो बिल्कुल सही है? क्या उसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि वो जीमन इफेक्ट नहीं बता पाए थे, स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाए थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और उनका एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर ही वैलिड होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर ही बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम वैलिड रहता है। उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर अलग जैसे दूसरे एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता हो, मतलब इन शॉर्ट
कहने का मतलब यह है कि ड्रॉबैक्स बहुत थी बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम की, पर लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के कंपैरिजन में बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम ने बहुत से नए कंसेप्ट को जोड़ा था इन डिटरमाइनिंग, इन डिफाइनिंग द मॉडल ऑफ एटम। क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। मुझे पता है बहुत बड़ा हो गया है ये लेक्चर, पर हमने हर चीज़ अच्छे से क्लियर की, समझी, क्वेश्चंस सॉल्व किए, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड द मेन पर्पस वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।